एक बार की बात है, एक सुंदर राजकुमारी अपने कांच के महल में रह रही थी। महल बहुत चमकदार था, फर्श संगमरमर का, स्तंभ सोने के और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग। तितलियां उड़ रही थीं और हवा में खुशबू फैली थी। राजकुमारी खुश थी और अपने महल की बालकनी से आसमान निहार रही थी। फिर अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, जोर से बिजली कड़की और उन बादलों में से एक डरावना जादुई जिन बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और पूरा शरीर धुएं जैसा। वो महल के ऊपर उड़ने लगा। राजकुमारी डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बालकनी में खड़ी रही, बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में साहस झलक रहा था। उसी वक्त दूर पहाड़ों से एक बहादुर राजकुमार आया। वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा था, उसके पास एक चमकती हुई तलवार थी और चांदी जैसी आर्मर पहनी हुई थी। उसने दूर से ही महल में अंधेरा देखा और तुरंत दौड़ पड़ा। राजकुमार और जिन के बीच जोरदार लड़ाई हुई। जिन बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ धुआं था, लेकिन राजकुमार बिना डरे लड़ता रहा। उसकी तलवार से रोशनी निकल रही थी। अंत में राजकुमार ने जिन को हरा दिया। जैसे ही जिन हारा, आसमान साफ हो गया, अंधेरा छट गया और महल फिर से रोशनी से भर गया। राजकुमार और राजकुमारी बाग में खड़े थे। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे। फूल खिल रहे थे, तारे टिमटिमा रहे थे और सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। दूर एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वो सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर और बहुत खुश होकर रहते थे। उनमें से एक चिड़िया बोलती है, न जाने कब इंसान दरख्त काटना छोड़ेंगे। जब से इंसानों ने बहुत दरख्त काटना शुरू किए, तब से गर्मी कितनी बढ़ गई है। हम पक्षियों के लिए तो रहना ही मुश्किल हो गया है। सच कहती हैं आप टूनी बहन, इंसान अपने आरसी फायदे के लिए दरख्तों को काट रहे हैं, जिससे हम पक्षियों को और खुद उन इंसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। न जाने कब उनको समझ। हमारे बड़े बताया करते हैं कि पहले गर्मियों में इतनी गर्मी ना होती थी और ना ही कोई पक्षी अपनी जान से जाता था, लेकिन अब तो गर्मी की वजह से पक्षी अपनी जान भी दे देते हैं। बहुत गर्मी होने लगी है अब। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप टूनी बहन, अब इन गर्मियों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। एक नहर का ही सहारा है। इस नहर में हम पक्षी नहा के अपनी गर्मी जरा दूर कर सकते हैं। गोरी, गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है। एकदम से कितनी ही गर्मी आ गई है, पहले इतनी गर्मी तो ना थी। हाँ हाँ, तुम तो मरना गवारा कर लो कि गर्मी से, लेकिन नहाओगे नहीं। कितनी दफा कहा नहर में जाके नहा लिया करो, कितनी ही बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर में से। इस बदबू की वजह नहाना नहीं है। तुम जितना मर्जी नहा लो, तुम्हारे शरीर में से बदबू नहीं जाएगी। अब तुम तो नहाती हो, अपना सुनाओ, लेकिन बदबू तो तुम्हारे शरीर में से भी कितनी आ रही है। अच्छा अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को और आओ नहर में नहाने चलते हैं। मैं भी उधर आ रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, जाके नहाते हैं। तुम जब एक बार नहा लोगे तो फिर तुम नहाए बिना रहोगे ही नहीं। आके नहा के देखो तो सही। फिर वो दोनों नहाने के लिए नदी के पास उड़ जाते हैं। कालू तो नहाने में बहुत आलसी था, लेकिन गोरी के ताने सुनने के बाद वो भी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों नदी में नहा रहे होते हैं कि कालू कहता है, अरे गोरी, ये तो बहुत अच्छा पानी है, कितना ठंडा ठंडा पानी है। मेरी तो सारी ही गर्मी दूर हो गई है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। यूं ही मैं अब तक नहीं नहाता था, नहाने में तो कितना ही मजा आ रहा है। यूं लगता है पूरे साल की गर्मी दूर हो गई है मेरी आज तो। ओहो कालू जी, यही तो मैं आपको बताती थी, यही तो मैं आपको समझाती थी कि नहाने में बहुत मजा आता है। शरीर की बदबू भी दूर हो जाती है और गर्मी भी दूर हो जाती है। एक आप ही थे जो नहाने का नाम ही नहीं लेते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो ये रोज का ही काम था कि सारे ही पक्षी अपनी गर्मी दूर करने के लिए नदी में नहाने लगते। ठंडे ठंडे पानी से नहा के उनकी गर्मी दूर हो जाती और उनको बहुत अच्छा लगता। और पानी पीने के लिए भी तो वो उसी नदी का ही सहारा लेते थे। जिस पक्षी को भी प्यास होती, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए भी उसी नदी से ही आके पानी पीता। अब गर्मी दूर करने के लिए और प्यास बुझाने के लिए यही नदी ही इस्तेमाल होने लगी थी, इसीलिए नदी का पानी अब बदबू वाला हो गया था। पारो चिड़िया और मिट्ठू तोता भी नहाने के लिए नदी की तरफ आने लगते हैं। नहाए बिना तो किसी भी पक्षी का गुजारा ना होता था, गर्मी जो इतनी ज्यादा थी। मिट्ठू तो जाते साथ ही नहाने लगता है। अरे पारो बहन, तुम नहीं नहाओगी? नहीं नहीं मिट्ठू भैया,
आप नहा लो, मैं सुबह ही नहाई थी, मैं अब नहीं नहाऊंगी। पारो मन ही मन में सोचती है, हम इसी नदी से ही नहाते हैं और इसी से ही पानी पीते हैं, कहीं हम बीमार ही ना हो जाएं। पानी तो नदी का अब बिल्कुल बदबू वाला हो गया है और उसी को ही हम पीते हैं, इस तरह से हम में बीमारियां ना पैदा हो जाएं। पारो का डर सही साबित होता है। सारे ही पक्षी अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। कोई कहता है मेरा बच्चा बीमार है, तो कोई खुद बीमार हुआ हुआ है। किसी पक्षी को पेट दर्द की शिकायत होती है तो किसी को बुखार आ जाता है। इसी तरह से सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह को जब पारो अपने बच्चों की भोजन की तलाश के लिए निकली होती है तो कुकू बहुत रो रहा होता है। उसके पेट में दर्द होता है और वो अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा होता है। इधर बाकी सब पक्षियों की तरह पारो भी बच्चों के भोजन की खोज के लिए निकली होती है। उसको बच्चों के लिए भोजन मिल जाता है और वो भोजन को लेके अपने बच्चों के पास जाती है तो सामने से देखती है कि माँ कब आओगी आप? मुझे दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, मेरे पेट को दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या? कुकू को तो पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो मुझे डर था वैसा ही हो रहा है। शायद हमारी बीमारियों की यही पानी ही वजह बन रहा है। चलो मैं डॉक्टर टिंकू के पास जाती हूँ। फिर पारो डॉक्टर टिंकू चिड़ा को सारी बात बताने के लिए चली जाती है और डॉक्टर टिंकू चिड़ा को बुलाने के लिए कि वो कुकू का इलाज कर सके पारो उड़ जाती है। पारो डॉक्टर टिंकू के अस्पताल में पहुंचकर सारी बात डॉक्टर टिंकू को बता देती है कि किस तरह से सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं और तो और अब तो कुकू के पेट में बहुत दर्द है और वो आके उसका इलाज कर ले। डॉक्टर टिंकू देर ना करते हुए पारो के साथ उसके घर आ जाते हैं और कुकू को चेक करते हैं। अरे अच्छे कुकू, क्या हो गया तुम्हें? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बस तुम फिक्र ना करो, अभी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब खैर तो है ना? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्यों उसके पेट में इतना दर्द हो रहा है? कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? पारो, गंदा पानी पीने की वजह से सभी पक्षियों के साथ साथ तुम्हारा कुकू भी बीमार हो गया है और उसके पेट में इसीलिए ही दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। कब तक ऐसा चलता रहेगा? पारो चिड़िया, इस समस्या का एक ही उपाय है कि हम सब एक वॉशरूम बनवा लें अपने जंगल में, ताकि उसी में ही हम नहाया करें और ये नदी का पानी को हम पाक साफ रखें, इसको सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करें। पारो देर न करते हुए पक्षी मिस्त्री से मिलती है। अगर आप लोग मुझे लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे तो मैं 300 चावल के दाने लूंगा, लेकिन अगर मैं लकड़ियां भी खुद से ही लगाऊंगा तो पूरे 500 चावल के दाने लगेंगे। क्या हुआ पारो? तुमने हमें सुबह ही सुबह किस लिए बुलाया है? हम सबको अपने अपने घरों से निकल के यहाँ आना पड़ा। टूनी बहन और सारे ही पक्षी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हम सब बीमार हो रहे हैं और अब हमें जरूरत है कि एक वॉशरूम बनवाएं जंगल में। इसके लिए मैंने मिस्त्री पक्षी से बात की है। वो कहते हैं कि 500 दाने लूंगा चावल के, लेकिन अगर आप मुझे लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे तो ये वाला काम 300 दाने चावल में ही हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहते हैं? तो फिर तय हुआ पारो बहन, मेहनत करने में तो कोई हर्ज नहीं। हम सभी पक्षी मिस्त्री पक्षी को लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे और सब पक्षी मिलके 300 चावल के दाने भी देंगे। इस तरह से हमारे जंगल में वॉशरूम बनेगा। तो फिर ठीक है, हम सभी चावल के दाने इकट्ठे करके कल ही सुबह मिस्त्री पक्षी को जाके देंगे और लकड़ियां भी इकट्ठी करेंगे। बस फिर क्या था, ऐसा ही होता है। सारे पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके मिस्त्री पक्षी को देते हैं और मिस्त्री पक्षी बहुत ही जल्दी खूबसूरत सा वॉशरूम बनाकर उनको दे देता है। सभी पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके मिस्त्री पक्षी को देते गए और मिस्त्री पक्षी ने 2 से 3 दिन के अंदर खूबसूरत सा सुंदर सा वॉशरूम तैयार करके पक्षियों को दे दिया। वॉशरूम तो बहुत ही सुंदर था और अब पक्षियों की तो खुशी की कोई हद ही ना थी। वो सारे पक्षी बारी बारी वॉशरूम में ही नहाते और इस तरह से वो अपने वक्त को एंजॉय करते। अब तो नदी का पानी भी साफ हो गया था और उसके अंदर से बदबू भी खत्म हो गई थी और जबकि पक्षियों को भी अब पहले से ज्यादा मजा आने लगा था, क्योंकि वो अपनी बारियां लगा के वॉशरूम में ही नहाया करते। जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कालू? अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकू वाला, वो ही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते।
गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है, वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गौरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था, लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गौरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया, तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन देके दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गौरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हूँ। गोरी चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गौरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी, ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था। क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गौरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है। यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें। हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं। 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है। हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चील का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चील के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गौरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताजा ताजा मांस आने वाला है। बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं। कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो, वो बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए। कालू भैया, आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ गोरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है।
चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिठू भैया चलिए हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गौरी कवि झील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो, झील दी आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गौरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है।